सभी बच्चों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस इवेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने लवण परिवार के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें लवणों की पीएच और उन लवणों की क्या उनकी प्रकृति थी, वो अम्लीय थे या वो क्षारीय थे, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर जो बचे हुए शेष लवण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनका निर्माण कैसे होता है, उनके गुण क्या हैं और उनके उपयोग क्या है। यही अमूमन यानी इनके अंदर एग्जाम में आते हैं, उनका सूत्र, उनके निर्माण की विधि और उनके उपयोग। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं साधारण नमक से रसायन बनाने का। सबसे पहले सिंपल जो आता है वो है यानी कि खनिज नमक। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के ये क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। ये खनिज नमक जिसको कि अपन रॉक साल्ट कहते हैं, रॉक साल्ट जैसे कि सेंधा नमक और यानी काला नमक, ये सभी रॉक साल्ट के एग्जाम्पल हैं। तो विश्व के कई भागों में ठोस लवण के निक्षेप होते हैं। ये ठोस लवण जो हैं इनके निक्षेप यानी इनके एक प्रकार के भंडार पड़े हुए हैं, निक्षेप होते हैं। तो बड़े आकार के क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के हो जाते हैं। इनमें और कोई अशुद्धियाँ अपद्रव्य मिले होते हैं जिनके कारण ये भूरे रंग के हो जाते हैं या रेड कलर के हो जाते हैं, जैसे कि सेंधा नमक में अपने को देखने को मिलता है। तो इन सबको यानी खनिज नमक कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रॉक साल्ट। अब आता है यानी साधारण नमक को रसायनों का कच्चा पदार्थ है। हमारा जो NaCl है, जो साधारण नमक है, इसको रसायनों का कच्चा पदार्थ कहा गया है। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत सारे जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका निर्माण इस नमक से हुआ है। इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि का निर्माण, इन सभी का निर्माण साधारण नमक से किया जाता है। इसीलिए साधारण नमक को रसायनों का कच्चा पदार्थ या यानी रसायनों का राजा कहा जाता है। इनसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा जिसको धावन सोडा कहते हैं, विरंजक चूर्ण आदि का निर्माण इससे नमक से होता है। और क्षार अभिक्रिया, ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसके अंदर उत्पाद क्या बनेगा। एक तो बनेगा क्षार और एक बनेगी इसमें क्लोरीन गैस। ये अभिक्रिया है क्या? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब नमक का विलयन बनाते अपन जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन बना लिया और इसके अंदर विद्युत धारा जब एंटर होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो एक तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक बनती है Cl2 गैस और H2 गैस, इनका फॉर्मेशन होता है। अब इसमें ये जो क्लोरीन गैस है ये कहाँ पर इकट्ठी होगी? एनोड पर। एनोड किसको कहते हैं? सेल का जो प्लस वाला पॉइंट है, सेल का धन टर्मिनल, जिससे जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, जिससे जो कार्बन की छड़ जुड़ी हुई है, उसको कहेंगे एनोड। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर इकट्ठी होगी? कैथोड पर, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का और इसके ऊपर कैथोड पर चार्ज कौन सा है? ऋण का। तो इसमें अलग जो यानी विपरीत जो होते हैं चार्जेस, वो उनके प्रति अट्रैक्शन होगा और ये गैसें एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर इकट्ठी होगी। अब इसको ये जो अभिक्रिया है क्लोर क्षार अभिक्रिया को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया है। इसमें ये कांच का अपन इस प्रकार का बड़ा बर्तन लेंगे और इधर से यहाँ एंट्री नमक का घोल इसमें डालते रहेंगे और इसके अंदर दो यहाँ पर लगा दिए इलेक्ट्रोड, यानी कार्बन की छड़ें हैं। ये कार्बन की एक छड़ को जोड़ दिया बैटरी के प्लस वाले हिस्से से और एक छड़ को कार्बन की उसको जोड़ दिया बैटरी के ऋण टर्मिनल से। जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, नमक जो NaCl है और जल H2O दोनों वियोजित होना शुरू हो जाते हैं और इनके वियोजन होने से आयनों का निर्माण होता है। जैसे ये NaCl जो है ये Na+ आयन और Cl
माइनस आयन के अंदर वियोजित हो गया, और जल जो था जल OH माइनस आयन और H प्लस आयन के अंदर वियोजित हो गया। तो अब ये आयन, ये जो विलयन है, लवणीय जलीय विलयन है, इसके अंदर ये आयन गति करते रहेंगे, और ये आयन जो है इसके अंदर जो धन आयन होंगे वो धन आयन तो इकट्ठे होंगे कहाँ पे, कैथोड के ऊपर। देखो ये जो धन आयन है Na प्लस और H प्लस, ये गति कर रहे हैं इस यानी कैथोड की ओर, जो कि बैटरी के ऋण भाग से जुड़ा हुआ है। और Cl माइनस और OH माइनस, इनके ऊपर जो माइनस चार्ज है, इसीलिए ये आयन गति करेंगे एनोड की ओर। एनोड के ऊपर किस प्रकार का चार्ज है, एनोड के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, जो ये इनके विपरीत चार्ज की ओर अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर Cl2 गैस का निर्माण कहाँ होगा, इसके ऊपर है एनोड वाले हिस्से पर Cl2 गैस बन रही है, और H2 गैस का निर्माण कहाँ होगा, कैथोड वाला जो टर्मिनल है यहाँ पर निर्माण होगा। तो ये Cl2 गैस का निकास इधर से बताया गया है और H2 गैस का निकास इधर से बताया गया। तो ये जो अभिक्रिया है क्लोर क्षार अभिक्रिया के दो महत्वपूर्ण उत्पाद, एक तो क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस है। तीसरा उत्पाद जो इधर से एग्जिट होगा वो है नमक का घोल NaOH के साथ। ये जो नमक का घोल है, नमक का घोल तो है ही है, इसके साथ और कौन है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो परीक्षा में इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि जो अभिक्रिया है क्लोर क्षार अभिक्रिया, उनमें तीन महत्वपूर्ण उत्पाद कौन से बनते हैं जो कि औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण है। एक तो हाइड्रोजन गैस, एक यानी क्लोरीन गैस, और तीसरा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इन तीनों के क्या उपयोग हैं, इनके उपयोग अपन नीचे देखते हैं। जैसे ये सबसे पहले Cl2 गैस, इसके क्या उपयोग हैं, इसके उपयोग जल को साफ करने में, जल को यानी रोगाणु रहित करने में इसका काम होता है। उसके बाद PVC यानी पॉलीवाइलिन क्लोराइड के निर्माण में, उसके बाद रोगाणुनाशक के अंदर, और स्विमिंग पूल की साफ़ सफाई करने में भी, स्विमिंग पूल को साफ़ सफाई करने में काम आती Cl2 गैस। उसके बाद CFC के निर्माण में, CFC का मतलब क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी वगैरह जो होती है, एयर कंडीशनर और हमारे जो फ्रिज होते हैं उसमें काम में आती है ये गैस। तो इनके निर्माण में Cl2 का उपयोग है। दूसरी जो गैस यहाँ से निकल रही है H2 गैस, तो H2 के क्या उपयोग है, H2 स्वयं यानी एक ज्वलनशील गैस है, तो ईंधन के रूप में काम आ सकती है, मार्गरीन के रूप में काम आ सकती है, और खाद के लिए अमोनिया, यानी अमोनिया जो होता है, अमोनिया के निर्माण में H2 गैस का उपयोग होता है। तीसरा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है, इसका उपयोग कहाँ होता है, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए। यहाँ पर ग्रीस का मतलब है ग्रीस हटाने के लिए। बहुत सारे जो धातु के पार्ट्स होते हैं मशीनों के अंदर, उसके ऊपर स्नेहक के रूप में यानी ग्रीस लगाते हैं, तो फिर उनको हटाने के लिए, साफ करने के लिए NaOH के साथ में उन मशीन के पार्ट्सों को धोया जाता है। तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए अपमार्जक के निर्माण में, अपमार्जक जो कि साबुन से विपरीत होते हैं अपमार्जक, तो अपमार्जकों के निर्माण में, और कागज़ बनाने के लिए, कागज़ बनाने की जो फैक्ट्री होती है उनमें, और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, जो कृत्रिम जो रेसे होते हैं जैसे कि नाइलॉन है, रेयॉन है, ये रेसे बनाने के लिए इनका NaOH का उपयोग होता है। अगला लवण है विरंजक चूर्ण। तो इस प्रकार के जो लवण हैं, सबसे पहले इनको हमारे को इनके सूत्र देखने हैं। CaOCl2 ये इनका साधारण नाम है या ये इनका प्रचलित नेम है, और इनका सूत्र CaOCl2, और इसको कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसको। तो परीक्षा में किसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखो या यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखो, तो अपने को CaOCl2 लिखना है, और इसका रासायनिक नाम पूछे तो अपने को ये लिखना है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। एक बात तो ये हो गई। दूसरा कि ये जो विरंजक चूर्ण है इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये इसकी निर्माण की रासायनिक समीकरण पूछी जा सकती है कि विरंजक चूर्ण के निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखो। तो इस प्रकार से CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना। तो भुजे हुए चूने में जब Cl2 गैस इसके अंदर प्रवाहित करते हैं
तो CaOCl2 बनता है और जल बनता है। बिल्कुल ये समीकरण सिंपल है। आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 ये दो चीज़ें याद रखनी है और इधर CaOCl2 और जल का निर्माण होता है। अब इसके उपयोग क्या क्या हैं? उपयोग भी आते हैं एग्जाम के अंदर, दो उपयोग लिखो, एक उपयोग लिखो। तो सबसे पहले पहला उपयोग है इसका रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में। रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। देखो उपचायक कौन है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, ये देखिए ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन दे सकता है किसी को। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इसका काम में आता है। दूसरा है पेयजल को जीवाणु मुक्त करने में, क्योंकि इसके अंदर Cl2 गैस भी है, तो हमारा जो पीने का जल है इसको रोगाणु मुक्त और उसको जीवाणु मुक्त करने में काम में आता है। तीसरा उपयोग है इसका वस्त्र उद्योग में सूती और लीलेन के विरंजन के लिए। सूती कपड़े जो बनते हैं और जो लीलेन के जो कपड़े बनते हैं, उन कपड़ों के अंदर एक प्रकार की गंदगी जो होती है उसको साफ करने में, विरंजन करने में, किसी भी प्रकार का उसमें कलर है, किसी भी प्रकार की है उसके अंदर रंगीय अशुद्धि है, तो विरंजन करने में यानी रंग को हटाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, तो साफ कपड़ों को और अच्छी तरीके से उनको चमकाने के लिए जो एक प्रकार की जो उद्योग है लॉन्ड्री उद्योग, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा उपयोग इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये उपयोग आप अगर कोई भी आपको अभिकर्मक पूछे और उसका उपयोग पूछे तो आप ये लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगर आपको नमक का उपयोग भी पूछे तो भी आप एक ये लिख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जितने भी जो लवण हैं, जो क्षार हैं, जो एसिड हैं, वो सभी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तो काम में आते ही आते हैं। तो ये लाइन तो सब पर लागू होती है। तो इस प्रकार से इसके 5 उपयोग बताए गए हैं। अब आ रहा है बेकिंग सोडा। इम्पोर्टेंट क्या है इनकी? इम्पोर्टेंट इनके सूत्र, इनके साधारण नाम और इनके रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा जो घरों में अपन अमूमन काम में लिए जाते हैं मीठा सोडा, तो ये मीठा सोडा वही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सूत्र है NaHCO3। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण भी यहाँ पर किससे हो रहा है? नमक से। नमक का बनाते हैं जलीय विलयन NaCl प्लस H2O, और जब इसमें CO2 गैस प्रवाहित की जाती है और अमोनिया गैस NH3, यानी नमक, जल, CO2 और अमोनिया, तो NH4Cl प्लस NaHCO3 यानी अमोनियम क्लोराइड, एक लवण तो ये बनेगा और दूसरा लवण बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मीठा सोडा का निर्माण होगा। ये एक दुर्बल अक्षारक क्षारीय लवण है, यानी ये एक बहुत ही दुर्बल यानी अक्षारक क्षारीय लवण है, यानी ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं देता है। इसको अपन आसानी से इसको छू सकते हैं, मतलब छूने से या इसको अपन चख भी सकते हैं, तो इनसे ये एक प्रकार का नुकसान नहीं हमारे शरीर को देता है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का दुर्बल क्षारीय लवण है। अब इसके अंदर दूसरा आ रहा है गर्म करने पर। अगर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हमने अगर गर्म कर दिया, इसको शुष्क मात्रा में इसको अगर गर्म कर दिया, इसको ऊष्मा दे दी, तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा Na2CO3। इसमें से जल निकल जाएगा, जल वाष्प बन के उड़ जाएगा और CO2 भी बाहर निकल जाएगी। तो जब अपन मीठे सोडे को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जल और CO2 इसमें से निष्कासित हो जाती है। तो बेकिंग सोडा, मीठा सोडा के उपयोग, सबसे पहला उपयोग इसका यानी रसोई घर में खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए। जब अपन दाल वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर मीठा सोडा इस प्रकार डाल देते हैं तो दाल जल्दी ही पक जाती है। तो खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए पहला उपयोग। और दूसरा है कि स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए, जो इस प्रकार से अच्छे जो बनते हैं कोफ्ते पकौड़े बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है मीठे सोडे का।
दूसरा है बेकिंग पाउडर बनाने में। देखो बेकिंग सोडा अलग चीज़ है, बेकिंग सोडा, और बेकिंग पाउडर अलग चीज़ है। तो ये बेकिंग पाउडर बनाने में, अब ये बेकिंग पाउडर है क्या? जो कि बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग अगर सोडा कहे आपको तो उसको कहने का मतलब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से संबंधित है वो। और अगर बेकिंग पाउडर की बोले तो बेकिंग जो जो पाउडर है वो बेकिंग सोडे का और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। ये टार्टरिक अम्ल किस में होता है? इमली में। किस में पाया जाता है? इमली में। तो इमली के अंदर जो टार्टरिक अम्ल होता है उस टार्टरिक अम्ल का एक प्रकार का ये मिश्रण है। उसके बाद एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, तो ये एक प्रकार का क्या है? ये एक दुर्बल क्षारीय लवण है। तो एंटासिड के रूप में ये एक प्रकार का लवण है। तो एंटासिड के रूप में भी पेट की अम्लता है, पेट की अम्लता को दूर करने में, क्योंकि ये एक प्रकार का क्षारीय लवण है, इसके अंदर क्षार के गुण हैं। तो पेट की जो एसिडिटी होती है उसको खत्म करने में भी इसका उपयोग होता है। चौथा उपयोग इसका सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक जो बनता है उसके निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मीठे सोडे का प्रयोग किया जाता है। धोने का सोडा, इसका दूसरा नाम है धावन सोडा। इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट। इसमें 10 अणु किसके हैं? जल के हैं। ये जो जल के अणु 10 अणु हैं ये हमारे को दिखाई नहीं देते, ये बिल्कुल ऐसे पाउडर फॉर्म में होता है, ऐसे दिखता है जैसे शुष्क है बिल्कुल पाउडर, लेकिन उसमें 10 अणु जल के होते हैं। अब इसका निर्माण जो होता है वो कैसे है? जैसे Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, और जब इसके अंदर अपन ऐड करते हैं जल के अणु तो ये बन गया Na2CO3.10H2O। जब इसको इस प्रकार से मिलाते हैं जल मिला करके, तो बाद में इसके हमारे को जो प्राप्त होते हैं वो है हमारे को यानी क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जैसे यानी मिश्री जो होती है इसी प्रकार के हमारे को क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है एक प्रकार से क्रिस्टलीकरण। और ये जो क्रिस्टलीकरण है ये है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका जो मूल जो इसका स्रोत है वो है सोडियम क्लोराइड, यानी ये भी नमक से ही बनाया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। पीछे जो आया था कि बेकिंग जो था सोडा था उसको हमने किया था गर्म किया था, तो बेकिंग सोडा को हमने गर्म किया था तो उसमें से जल और CO2 बाहर निकल गई थी। बेकिंग सोडा को जब हमने गर्म किया तो उसमें से जल और CO2, जैसे यहाँ लिखते हैं इसका रासायनिक समीकरण NaHCO3, ये है मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। जब इसको गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2, तो इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने से धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जल बाहर निकल जाता है, CO2 भी बाहर निकल जाती है। इसके उपयोग क्या क्या हैं इसके धोने के सोडे के? सबसे पहले तो कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में, कांच को साफ करने में होता है या कांच उद्योग के अंदर इसका निर्माण, इसका उपयोग होता है। दूसरा इसका उपयोग कागज़ उद्योग में और साबुन के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, जिसको कि अपन कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा के हो चाहे धावन सोडा के हो चाहे इसको धोने का सोडा का हो। दूसरा उपयोग है इसके बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में। बोरेक्स जो एक प्रकार का यौगिक होता है, तो उस प्रकार के जो सोडियम यौगिक होते हैं उनके उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा है घरों में साफ सफाई के लिए, तो जो अभिकर्मक साबुन के निर्माण में काम में आ रहा है, इसका मतलब और दूसरे भी जो घरों की साफ सफाई करने के अंदर भी इसका प्रयोग होता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट उपयोग है, ये इम्पोर्टेंट उपयोग है चौथा, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। कुछ जल जो ऐसे होते हैं जो कि साबुन के साथ में झाग नहीं देते हैं, ऐसे जल को कहते हैं अपन
भारी जल या उनको कहते हैं कठोर जल। तो कठोर जल भी दो प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर यानी अस्थायी जो उनकी कठोरता होती है, और दूसरा जल ऐसा होता है जिसकी कठोरता स्थायी होती है। तो ऐसा जल जिसकी स्थायी कठोरता है, तो उस जल की यानी स्थायी कठोरता को हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट या धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। अब आ रहा है इसके अंदर एक नया बिंदु है जिसका नाम है क्रिस्टलन का जल। अब ये क्रिस्टलन का जल है क्या, इसकी परिभाषा को समझने से पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे CuSO4 0.5H2O, ये है कॉपर सल्फेट या कहते हैं इसको नीला थोथा। यह है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O और CaSO4 0.2H2O, यह है जिप्सम, यह है धोने का सोडा और यह है नीला थोथा। अब इनके सूत्र के साथ में इनके जल के अणु भी ऐड हैं। इसमें 5 अणु जल के हैं, इसमें 10 अणु जल के हैं और इसमें 2 अणु जल के हैं। तो ये जल के अणु ये इनके जलीय विलय नहीं है। जैसे कि कॉपर जो है ये सल्फेट, इनके क्रिस्टल जो होते हैं, इनके क्रिस्टल नीले कलर के होते हैं, इनके क्रिस्टल नीले कलर के होते हैं। और जब अपन कॉपर जो सल्फेट है इसको इस प्रकार से प्रखनली में लेते हैं और प्रखनली में लेकर के जब इसको ऊष्मा देते हैं, जब इसको गर्म करते हैं, ये है इसके अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। इसका रंग कैसा है, अभी नीला रंग है। जब इसको गर्म करते हैं तो इनमें से पानी बाहर निकलता है। ये जो 5H2O जो अणु हैं जल के, वो बाहर निकलते हैं, बूंदों के रूप में यहाँ जमा हो जाते हैं। और पहले इसका रंग था नीला और अब इसका कलर हो जाएगा श्वेत। तो ये जो अभिकर्मक है कॉपर सल्फेट, इसका नीला रंग, ये 5 अणु थे इसके अंदर जल के अणु, इनकी वजह से इसका रंग नीला था। तो ये जो जल के अणु हैं इनमें, इन्हीं को कहा जाता है क्रिस्टलन का जल। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में, ये क्या है लवण का एक, ये लवण का एक यानी सूत्र इकाई है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कि इसमें नीले तोते के अंदर कितने अणु जल के हैं, 5 अणु। इसमें जल के कितने अणु हैं, 10 अणु। और इसमें जल के कितने अणु हैं, 2 अणु। तो ये जो जल के अणु हैं, इन जल के जो अणुओं को कहा जाता है क्रिस्टलन का जल। और ये जब इनको अभिकर्मकों को अपन ऊष्मा देते हैं, इनको जब गर्म करते हैं, तो ये क्रिस्टलन के जो इसके अणु हैं जल के अणु, ये वाष्प बन करके उड़ जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हुई कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अब यानी इस चैप्टर का जो लास्ट बिंदु है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी। ये पीओपी जो अपन काम में लेते हैं मकानों के अंदर, जो छत के ऊपर अलग अलग प्रकार की डिज़ाइनें बनाने के लिए, वही पीओपी है ये। तो पीओपी का निर्माण हुआ कैसे? पीओपी का निर्माण होता है जिप्सम से। ये जिप्सम का सूत्र है, ये जिप्सम CaSO4 0.2H2O। जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट है और इसमें 2 अणु जल के हैं। और ये जो जल के अणु इनको क्या कहा जाता है, इनको यानी क्रिस्टलन के जल कहा जाता है। तो 2 अणु इसमें क्रिस्टलन जल है। इसको जब 373 केल्विन पर, या 373 केल्विन का मतलब हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, जब इस जिप्सम को गर्म करते हैं तो इनमें से 1.5 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं, 1.5 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं और आधा अणु इसके अंदर जल का रहता है, जिसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध यानी आधा अणु जल का है, इसलिए कहा जाता है इसको अर्ध हाइड्रेट। यही है पीओपी। तो पीओपी का निर्माण किससे हुआ है? पीओपी का निर्माण हुआ है जिप्सम से। जिप्सम को जो अपन गर्म करते हैं,
इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें से जल के 1.5 अणु जल का बाहर निकल जाता है और आधा अणु जल का इसमें रहता है और इस प्रकार से ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अब ये पीओपी का उपयोग क्या है? पीओपी का उपयोग टूटी हुई हड्डियों पर एक प्रकार का प्लास्टर चढ़ाने, हड्डियाँ हमारी टूट जाती है तो उनके ऊपर जब हड्डियों को उनको सीधा करते हैं वापस जोड़ने के लिए, तो उसके ऊपर पट्टी लगा करके एक प्रकार का लेप करते हैं। जो लेप जो होता है वो लेप किसका होता है? पीओपी का होता है। इसका नाम ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो करते हैं प्लास्टर, उसके अंदर ये काम में आता है प्लास्टर को चढ़ाने के लिए। दूसरा उपयोग है एक प्रकार के खिलौने बनाने में और सजावट का सामान बनाने में, जो जैसे कि मूर्तियाँ वगैरह बनाने में उनमें काम में आते हैं और छोटे खिलौने बनाने में। और तीसरा उपयोग है किसी सतह को यानी चिकना बनाने के लिए। कोई भी सतह है तो उस सतह को चिकना बनाने के लिए, सतह को चिकना बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है पीओपी, इसका नामकरण ये क्यों पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो पेरिस से इसका क्या संबंध है? क्या इसका उत्पादन वहाँ होता है? क्या इसकी फैक्ट्री वहाँ है? क्या इसकी खाने वहाँ हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसका संबंध क्या है? वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो रहा है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस डायरेक्ट नहीं निकाला जाता है खानों से, इसका निर्माण होता है जिप्सम से। जब अपन जिप्सम को गर्म कर देते हैं तो पीओपी का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब ये जो जिप्सम है, ये जिप्सम यानी कहाँ निकलता है ज़्यादा? ये जिप्सम निकलता है, जिप्सम मुख्यतः पेरिस मोंटमार्ट्रे नामक एक जो माउंटेन है, एक जो पहाड़ है, वहाँ पर पाया जाता है। उस पहाड़ में से जिप्सम की ज़्यादा मात्रा निकलती है। और ये पहाड़ कहाँ है? पहाड़ का नाम है पेरिस मोंटमार्ट्रे और ये पेरिस में स्थित है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका निर्माण किससे हुआ है? जिप्सम से हुआ है। तो इस प्रकार से इसका नामकरण पीओपी रखा गया है। इसी के साथ ये आपका सेकंड चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसमें सारे अम्ल क्षार और जो लवणु थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो बैठे क्यों हो फिर? हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर वीडियो में कोई कमी लग रही है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रस्तुत करें। हम और इस वीडियो के अंदर सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।